चेहरा विकृत होकर किसी भयानक प्रेत में बदल गया। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो ये मांस यहीं छोड़ दे और तुरंत यहां से चला जा, वरना मैं तुझे भी जिंदा चबा जाऊंगा। मैंने डर के मारे अपना टिफिन वहीं गिरा दिया और पूरी ताकत से घर की तरफ भागा। शाम के लगभग 6:30 बज रहे थे। उनमें से एक का नाम कुणाल, दूसरे का नाम मुकेश और तीसरे का नाम रामू था। रामू वहीं बैठा था क्योंकि वह उसकी अपनी दुकान थी। रामू की दुकान पर लोगों का आना कम रहता था क्योंकि उसकी दुकान गांव से काफी दूर थी। अरे कुणाल, तू आज गया नहीं शहर? आज तो तू जाने वाला था। अरे रामू, क्या बताऊं तुझे, आजकल इतनी गर्मी हो रही है कि कहीं जाने का मन ही नहीं करता, सिवाय तेरी दुकान के पास आने के लिए, क्योंकि यहां थोड़ी ठंडक रहती है। दरअसल भीषण गर्मी के कारण गांव के लोग अक्सर रामू की टपरी पर आकर बैठ जाते थे क्योंकि उसकी टपरी के आसपास अपेक्षाकृत ठंडक रहती थी। दिन प्रतिदिन बढ़ती गर्मी के कारण आज भी उसके पुराने मित्र उसकी दुकान पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। आखिरकार रमेश काका आ ही गए। अब तो माहौल अलग ही बनेगा। अरे काका, इतनी देर क्यों हो गई आपको आ जाने में? अरे क्या बताऊं तुझे, दरअसल मेरे घर पर एक भिखारी आया था। मैं उसी को अनाज दे रहा था, लेकिन उसका व्यवहार बहुत अजीब था। ऐसा लग रहा था मानो वह इस गांव का हो ही नहीं। अरे काका, आपने उसका नाम नहीं पूछा कि क्या नाम है और कहां से है? मैंने उससे उसका नाम भी पूछा और यह भी पूछा कि वह कहां रहता है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस उसने अनाज लिया और चुपचाप वहां से चला गया। जाते जाते वह एक बार मुड़कर मुझे अजीब नजरों से देखने लगा। कोई बात नहीं काका, आप पहले बैठ जाइए और बैठकर बताइए ये पूरा सिलसिला। कुछ देर बाद रमेश काका भी उन नौजवान लड़कों के साथ बैठ गए और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे बातचीत का विषय भूत प्रेतों पर आ पहुंचा। बताया तो था कि उस मंदिर के पीछे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं और आज भी लगातार हो रहे हैं। काका, सब कहते हैं कि वहां एक बच्चा डूबकर मर गया था। उसकी आत्मा अक्सर रात में निकलती है और आते जाते लोगों को परेशान करती है, लेकिन कई बार तो उसने कुछ लोगों को मार भी दिया है। सही कहा मुकेश, इस सिलसिले को रोकना पड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे गांव के लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। काका, बच्चे से याद आया कि आपके साथ भी तो एक घटना घटी थी बचपन में, जो आप रोते रोते नहराए थे, गांव के लोग कहते हैं। अरे कुणाल, उस घटना को मत याद दिला। वह मेरी जिंदगी की सबसे भयानक घटना थी। मैं आज तक उसे भूल नहीं पाया हूं। काका, एक बार वो घटना बताओ ना, मैंने सही से सुनी नहीं है। हाँ काका, एक बार सुना दीजिए ना। आज महफिल भी जमी है और सबका समय भी कट जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर तुम लोग इतनी जिद कर ही रहे हो तो मैं तुम्हें वह घटना सुनाता हूं। दरअसल वह कोई कहानी नहीं, बल्कि मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। उस समय मेरी उम्र लगभग 15 वर्ष की थी। रात के करीब 7 बजे थे। मुझे मटन खाने की तीव्र इच्छा हो रही थी। संयोग से उस रात अमावस्या भी थी। मैं मां के पास गया और उन्हें जगाने का प्रयास किया। मां उठो, मां उठो, मां मुझे भूख लगी है। मां दिन भर काम करके थकी हुई थी, इसलिए गहरी नींद में सो गई थी। कुछ देर बाद मां की आंख खुली और वे उठकर बैठ गईं। बोल बेटा, क्या हुआ? मुझे क्यों जगा रहा था? दरअसल मां, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। दरअसल बेटा, खाना तो रखा हुआ है, वो जाकर खा लेना। मां, मुझे मटन खाने का बहुत मन कर रहा है, बना दो ना। बेटा आज नहीं, आज अमावस का दिन है। आज के दिन अपने घर पर ये सब नहीं बनता। मां प्लीज बना दो ना।
नहीं नहीं, आज नहीं बनाऊंगी। आज अमावस है। आज के दिन मटन खाना अच्छी बात नहीं है। कल बना दूंगी तेरे लिए। नहीं नहीं माँ, खाऊंगा तो मटन भात, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो जाओ दुकान से बनवा कर ले आओ। ठीक है माँ। आओ, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आ जाना। रास्ते में कहीं रुकना मत। मैं जल्दी जाता हूँ और जल्दी आता हूँ, आप फिक्र मत करो। अरे बेटा, पैसे तो ले जा। अरे माँ, पापा ने जो पैसे दिए थे वो मेरे पास बचे हैं। मां के मानते ही मैं बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी निकल पड़ा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। मार्च का महीना था। हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी और सर्दियां खत्म होने को थीं। मैं गांव के रास्ते से चलता जा रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। तभी रास्ते में मेरे स्कूल का एक साथी दिखाई दिया। उसे देखकर मैं रुक गया। अरे ओ भाई, कहाँ गायब था इतने दिनों से? लगता है हमें भूल ही गया। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं, बस काम में इतना फंस गया था कि टाइम ही नहीं मिला। सच सच बता, काम में बिजी था या किसी के चक्कर में? अरे चुप, तेरे जैसा आशिक नहीं हूं मैं। अच्छा, फिर फोन क्यों नहीं उठाता था? 2-2 बार कॉल किया मैंने। अरे पापा का फोन पानी में गिरकर खराब हो गया था, तो मेरा फोन पापा के पास है और मैंने पापा से मना किया है कि मेरे कॉल मत उठाना। लेकिन इतनी रात को तू जा कहाँ रहा है? अरे कुछ नहीं विवेक यार, बस आज मटन खाने का मन कर गया है तो लेने जा रहा हूं। वाह भाई, अपने भाई को नहीं खिलाएगा क्या? अरे भाई कैसी बात कर रहा है, घर चल खिलाता हूं। अरे ना भाई ना, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं यह बात भूल गया था कि मां मेरा घर पर इंतजार कर रही है। मैं विवेक के साथ बातों में लगा रहा और उसके हाल चाल पूछता रहा और देखते देखते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। चल ठीक है भाई, मैं तुझे कल स्कूल में मिलता हूं। ठीक है भाई, कल स्कूल में मिलते हैं। मैं वहां से जल्दी कसाई की दुकान की ओर निकला। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं घबराने लगा था कि पता नहीं अब मां क्या बोलेगी। धीरे धीरे ठंड का एहसास भी ज्यादा होने लगा था। जब मैं कसाई की दुकान पर पहुंचा तो देखा कि दुकान बंद हो चुकी थी। रात काफी हो चुकी थी। उस समय करीब रात के 9 बज रहे थे। गांव में 9 बजे का मतलब होता है कि रात काफी गहरी हो चुकी है। अरे यार, अब तो दुकान भी बंद हो गई है। अब क्या करूं? मन भी बहुत कर रहा खाने का। एक काम करता हूं, दुकान वाले के घर ही चला जाता हूं, पास में ही तो है। इसीलिए मैंने निश्चय किया कि मटन बेचने वाले के घर ही चला जाऊं, क्योंकि उसका घर यहीं पास में था। मेरे पिताजी अक्सर वहां आया जाया करते थे क्योंकि वह उनके पुराने मित्र थे। लेकिन आज पिताजी साथ नहीं थे और ऊपर से रात का समय था। मैंने हिम्मत करके उसके घर गया। उसके घर पहुंचकर मैंने जोर जोर से आवाज लगाई। थोड़ी ही देर में वह दुकानदार बाहर आया और मुझे ध्यान से देखने लगा। अरे रमेश बेटा, आज इतनी रात कैसे आना हुआ? मुझे थोड़ा मटन चाहिए था। इस समय? बेटा तुझे पता नहीं है क्या, गांव में इन दिनों अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। ऐसी रात में बाहर निकलना ठीक नहीं होता। चाचा, किसी वजह से देर हो गई थी, इसलिए इतनी देर से आ पाया। कोई बात नहीं बेटा, आज यहीं मेरे घर रुक जा। सुबह होते ही चला जाना। इतनी रात में निकलना सही नहीं रहेगा। ऊपर से ठंड भी बहुत बढ़ गई है। चाचा, मेरी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही है। मुझे जाना ही पड़ेगा, वरना माँ मेरी चिंता करने लगेंगी। चल ठीक है, तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए मटन लेकर आता हूं। कुछ देर बाद वह अंदर गया और मेरे लिए टिफिन बांधने लगा। मौसम का मिजाज ठीक नहीं लग रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि थोड़ी देर में वर्षा होने लगेगी। कुछ समय पश्चात वह टिफिन लेकर बाहर आया। इसमें मैंने अच्छी तरह से मटन की सब्जी बांध दी है। अब जल्दी से घर निकल जा। लेकिन अभी भी कहता हूं, यहीं रुक जा।
मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे चाचा, आप चिंता मत कीजिए, मैं चला जाऊंगा। चल ठीक है, ध्यान से जाना। मैं वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रात अब पहले से भी ज्यादा गहरी और डरावनी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो पूरा गांव किसी अनजाने भय में डूबा हो। तभी अचानक आसमान में काले बादल गरजने लगे और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवाएं शरीर में सिहरन पैदा कर रही थीं। तभी रास्ते के किनारे मुझे एक पुराना और जर्जर मकान दिखाई दिया। उसकी टूटी हुई छत और काली पड़ी दीवारें उसे और भी रहस्यमयी बना रही थीं। मैं उसी के नीचे जाकर खड़ा हो गया। तभी थोड़ी ही देर में वहां एक अनजान युवक आकर खड़ा हो गया। उसकी उम्र लगभग 25 से 28 वर्ष के बीच रही होगी। वह बिना कुछ बोले चुपचाप बरसती बारिश को निहार रहा था। चाचा, आप इतनी बारिश में कहां से आ रहे हो? दरअसल बेटा, मैं इस गांव में अपने मामा के घर आया था। जब मैं वापस लौट रहा था तभी पता चला कि आगे नदी का पुराना पुल तेज बारिश की वजह से टूट चुका है। अब उस रास्ते से जाना नामुमकिन था, इसलिए मजबूरन में मुझे अब जंगल वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। उसी वजह से मैं जंगल वाले रास्ते से जा रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो चाचा? मुझे भी तो उधर ही जाना था। मैं भी आपके साथ ही चल लेता हूँ। फिर हम दोनों वर्षा रुकने की प्रतीक्षा करने लगे। वर्षा तेज होती जा रही थी। मैंने समय पूछना चाहा, पर उसके पास घड़ी नहीं थी। उसने बताया कि वह भी काफी देर से रास्तों में भटक रहा है और अब उसे भी शीघ्र घर पहुंचना है। काफी देर बाद वर्षा थम गई और हम आगे बढ़ने लगे। टूटे पुल से बचने के लिए हमें जंगल की ओर जाने वाले रास्ते से गुजरना पड़ा, क्योंकि वही रास्ता अपेक्षाकृत साफ था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, जंगल से अजीब अजीब पशुओं की आवाजें सुनाई देने लगी। मेरे साथ चल रहा वह युवक भी मुझे कुछ विचित्र सा प्रतीत हो रहा था। चाचा, यह रास्ता मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस रास्ते से जाएंगे तो काफी देर हो जाएगी। परंतु जब कुछ क्षण तक कोई उत्तर नहीं मिला और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह युवक वहां से गायब था। यह देखकर मैं स्तब्ध रह गया। अब मुझे मां की बात याद आने लगी कि अमावस्या की रात बाहर नहीं निकलना चाहिए था। ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं। फिर भी साहस जुटाकर मैं आगे बढ़ने लगा। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा कि वही युवक मेरे सामने खड़ा है। मैंने जैसे ही उसकी ओर देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वही रहस्यमयी युवक मेरे सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में इंसानियत नहीं, मौत का साया दिखाई दे रहा था। चेहरा विकृत होकर किसी भयानक प्रेत में बदल गया। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो ये मांस यहीं छोड़ दे और तुरंत यहां से चला जा, वरना मैं तुझे भी जिंदा चबा जाऊंगा। मैंने डर के मारे अपना टिफिन वहीं गिरा दिया और पूरी ताकत से घर की तरफ भागा। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपनी मां को सारी बात बताई। यह सुनते ही मां रोने लगी। उस घटना के बाद मैंने कभी भी अमावस्या की रात मांसाहारी भोजन नहीं खाया। काका, आप तो सच में बहुत किस्मत वाले थे जो उस रात बच गए। हाँ कुणाल, उस दिन मैं सच में किस्मत वाला था जो बच गया। अगर उस रात मेरे हाथ में वह मांस ना होता तो शायद वह मेरा ही मांस खा जाता। इसी वजह से उसने मुझे जाने दिया। अच्छा हुआ कि मैंने तुम लोगों को यह बात बता दी, वरना तुम लोग भी कभी ना कभी ऐसी गलती कर बैठते। अच्छा हुआ काका, आपने यह बात हमें बता दी, वरना मुझे तो इन सब बातों के बारे में कुछ भी पता नहीं था।